Hello, namaste everyone, and this is part 3 of distribution of ocean and continents. And in this part, basically, you are starting off with this heading called ocean floor configuration. So, you must know that ocean floor is segmented or divided into three major divisions, and these divisions are mere for convention of human beings to study the earth and its structure better, as in that it is not a set geographical feature that we are studying, it is just a classification that humans have done. यानी कि ओशन के फ्लोर को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स में लेबल कर लिया है सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू स्टडी ओशन फ्लोर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन. And you see that there are three major divisions of what we call as ocean floor. And the first division, यानी कि तीन भागों में हमने ओशन के फ्लोर को डिवाइड किया है. पहला भाग या पहला पार्ट है कॉन्टिनेंटल मार्जिन. कॉन्टिनेंटल मार्जिन और दूसरा पार्ट है डीप सी बेसन एंड तीसरा पार्ट है मिड ओशनिक रिजेस. इन तीनों मेजर डिविजन्स को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होते हैं वो एक ट्रांजिशन जोन होते हैं बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसन्स. यानी कि यहाँ पे आपका डीप सी रहेगा. ओ गॉड, वन सेकेंड. यानी मान लो यहाँ पे आपका डीप सी रहेगा और यहाँ पे आपका शोर यानी कि जो किनारा है, किनारा और जो गहरा समुद्र है उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसके बीच में जो आपको एरिया दिखाई देता है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है. कॉन्टिनेंटल मार्जिन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और इसके अंदर क्या क्या आता है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि जो यहाँ से जैसे आप कोस्ट, यहाँ पे किनारा है, कोस्ट के बाद थोड़ा गहरा समुद्र होता है जिसकी गहराई काफ़ी कम होती है जिसको आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हो. उसके बाद आपको एक कॉन्टिनेंटल स्लोप दिखाई देता है एंड देन यू सी देयर इज़ कॉन्टिनेंटल राइज. सो देर इज़ नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू लर्न इट कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज होता है. एंड ऑल्सो डीप ओशनिक ट्रेंचेस जिनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अच्छे से, वो भी इसी का पार्ट होते हैं. डीप ओशनिक ट्रेंचेस यानी कि अगर यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाता है और सबडक्शन की वजह से ये एरिया जो है, ये एरिया काफ़ी डीप हो जाता है. ये एक डीप ओशन यहाँ से इसकी डेप्थ काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है. दैट इज़ डीप ओशनिक ट्रेंचेस. और ट्रेंचेस को हमने देखा था कि ये जो कॉन्टिनेंट का जो शोर होता है उसका जो मार्जिन होता है उसके अंदर ही, मतलब कॉन्टिनेंट का शोर के पास ही बनते हैं. कॉन्टिनेंट के शोर के पास ट्रेंचेस बनने का मतलब है कि वहीं पे सबडक्शन होगा. वी नो इट, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड होगा, ओशनिक प्लेट स्टार्ट होगा, वहीं पे तो ट्रेंचेस बनेंगे. एंड जनरली ट्रेंचेस जो है वो मार्जिन्स पे ही पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पे मिलते हैं हमको. और डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरिया ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट क्योंकि यू नो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स लाइक बेसिक. अब ट्रेंचेस को जब आपने पहली बार जाना होगा, पहली बार इनके बारे में सुना होगा तो ऑब्वियसली आपके अंदर थोड़ा सा फीलिंग ऑफ ऑ, फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट जागा होगा क्योंकि ट्रेंचेस इज़ अ डिफरेंट थिंग. और ये जो शेल्फ स्लोप और राइज है, दिस इज़ अ सिंपल क्लासिफिकेशन जो हमने दे दिया है गहराई की बेसिस पे. तो सिंपली लिखा है कि ट्रेंचेस जो हैं दे आर एरिया ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट. उसके बाद आपके आ जाते हैं एबिसल प्लेन्स, जो हम डीप सी बेसन्स की बात कर रहे थे. तो एबिसल प्लेन्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, यानी कि एक प्लेन एरिया जो लाई करता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में. तो ये ट्रांजिशन जोन बन जाता है कि यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यहाँ पे मान लो आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन खत्म हो रहा है और मिड ओशनिक रिजेस आपको पता है ओशन के मिड में हमको जनरली देखने को मिलते हैं. दैट इज़ वाई दे गॉट देयर नेम एज मिड ओशनिक रिजेस. ऐसे वॉल्केनिक या ऐसे माउंटेन रेंजेस जो हमको समुद्र के बीचों बीच देखने को मिलते हैं, दोज आर मिड ओशनिक रिजेस. जिसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था और जिसको हम इस वीडियो में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. तो एबिसल प्लेन्स जो हैं आपके वो ट्रांजिशन जोन बन जाते हैं किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में. और वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और दूसरा है मिड ओशनिक रिजेस. एंड दे आर द एरिया जहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स होता है, जो कॉन्टिनेंटल
सेडिमेंट्स मार्जिन के बियॉन्ड मूव करके, जैसे अगर यहाँ से कोई सेडिमेंट, कोई कंकर पत्थर टूट टूट के पानी अपने साथ बहा लाता है तो उसको कहाँ सेटल डाउन करता है, उसको सेटल डाउन इस एरिया में करता है, ठीक है। तो जो मार्जिन से आपके सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे एबिसल प्लेन्स में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। मिड ओशनिक रिजेस की बात करते हैं, तो मिड ओशनिक रिजेस की एक तो ज्योग्राफी है, दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये मिड ऑफ द ओशन, जनरली ये मिड ऑफ द ओशंस को मिलते पे पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स के पास नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी ओशन के बीचों बीच आपको मिड ओशनिक रिजेस, जैसे इधर देखोगे आप, तो ये समुद्र के बीचों बीच आपको देखने को मिलेंगे जो आपके मिड ओशनिक रिजेस होते हैं, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। दैट इज जनरली मेजरली आप देखोगे तो ये ओशन के बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे, ओशन के बीचों बीच ऐसे, ठीक है। और ये एक इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन, ये काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इनके इंटरकनेक्शन को देखना चाहो तो यू विल फाइंड देम कि दे आर इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम, और ये काफ़ी लंबी चेन है। हालांकि ये ओशन के अंदर सिंक डाउन हो गया है, मतलब पानी के अंदर है, पर it is the longest chain of mountains or volcanoes that is present on our earth, ठीक है। and it is characterized by, यानी कि अगर आप for example we are doing expedition in the ocean, we are all scientists and we want to look for mid oceanic ridges, ठीक है। हम ओशन के मिडल में तो पहुंच गए, पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये मिड ओशनिक रिज है कि नहीं है, ठीक है। अब उस चीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अब जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया रहेगा कि भैया अगर ये चीज़ें मिले तो आप टिक मार्क कर लेना कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस हमको मिले हैं, ठीक है। तो सीनियर साइंटिस्ट ने जो हमें नोट्स दिए थे, उस नोट्स में क्या लिखा है वो देखते हैं। पहले उन्होंने बताया कि एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम आपको दिखाई देगा। अब जो रिफ्ट सिस्टम, रिफ्ट का मतलब होता है सिंपली जैसे कि एक कट लग गया जैसे, ठीक है। और रिफ्ट सिस्टम का मतलब एक लंबा क्रैक या लंबा स्प्लिट देखने को मिलता है आपको अर्थ के क्रस्ट पे। अब जैसे हम आ गए, जैसे सपोज वी आर अंडर द ओशन और हमको कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इजंट इट अ स्प्लिट, दिस इज एंटायर स्प्लिट, ठीक है। ये पूरा चेन आगे तक एक्सटेंडेड है, दिस चेन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस ये काफ़ी किलोमीटर्स तक लंबा है। तो क्या हम ऊपर से देखने पे हमको ये क्रैक दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है जिस क्रैक को हम रिफ्ट सिस्टम बोल देते हैं, दिस लंबा वाला क्रैक इधर, क्योंकि ये आपस में ऐसे लाइन से कनेक्टेड हैं, तो एक लाइन के जैसे क्रैक हमको देखने को मिलता है जिसको आप रिफ्ट सिस्टम बोलते हो। तो हमने टिक किया भैया, हाँ, चेकलिस्ट पे पहला टिक मारा, हाँ, रिफ्ट सिस्टम तो प्रेजेंट है। और दूसरा उन्होंने कहा था फ्रैक्शनड प्लेट्यू होंगे, एक प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। थोड़ा सा वोल्केनो से आप दूर चलोगे तो आपको छोटे छोटे प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब इस इमेज को या इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो जैसे इधर तो बड़ा माउंटेन बन रहा है, और जैसे ये मैग्मा आगे मूव कर रहा है तो इधर आपको ना ऐसे प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े फ्रैक्चर्ड या फ्रैक्शंस में ऐसे प्लेट्यूज दिखाई देंगे, ठीक है। ये जैसे इधर प्लेट्यूज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इधर इसमें भी तो बन रहा है, ये हमारा जो ओशन का सीन है। तो दूसरे पे भी हमने चेकलिस्ट पे टिक मार दिया। और तीसरी चीज़ उन्होंने हमें बोला था कि फ्लैंक जोन्स दिखाई देंगे। फ्लैंक जोन्स क्या होते हैं, सिंपली ये जो आपका स्लोप बनता है, इधर जैसे मैग्मा बाहर आएगा एक माउंटेन या डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इधर डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये जो आपका स्लोप रहेगा इधर इधर इस वाला जो स्लोप रहेगा उसको फ्लैंक जोन बोलते हैं, फ्लैंक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो हमको फ्लैंक जोन भी दिखाई दिया, हमको ये रिफ्ट सिस्टम भी दिखाई दिया, और ये प्लेटूज भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमने एक मिड ओशनिक रिज को देख लिया है? हाँ, हमने एक मिड ओशनिक रिज को देख लिया है और आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो तीनों जो अपने चेकलिस्ट है वो हमने टिक कर दिया है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मिड ओशनिक रिजेस की। पहला है सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम जो क्रेस्ट पे होता है। क्रेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये जैसे हम फिजिक्स में मैप बनाते हैं तो मैप पे हमको कोई ऑब्जर्वेशन से ऐसा कर्व मिल सकता है या ऐसा कर्व मिल सकता है, और इस कर्व का जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और यहाँ अगर नीचे कर्व बन रहा है और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको हम ट्रफ बोलते हैं।
और क्योंकि ये भी एक ऐसा डॉम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है फॉर दैट मैटर, तो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा वो क्रेस्ट रहेगा, यानी पूरा रिफ्ट आपको इधर रिफ्ट दिखाई देगा क्रेस्ट के ऊपर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसे कट दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। फ्रैक्शन प्लेट्यूज के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लैंक जोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये पूरा लेंथ तक एक्सटेंड करेगा। और एक और लाइन एनसीईआरटी में दिया है कि जो जो आपका रिफ्ट सिस्टम है एट दी क्रेस्ट, यानी यहाँ पे जो रिफ्ट सिस्टम है, इज़ द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये तो दिख ही रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ से आएगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी होती क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी इज सिंपली आउटपोरिंग ऑफ लावा फ्रॉम अर्थ। वॉल्केनो इज नथिंग बट a vent from where magma finds its way to the surface, that is volcano। तो वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब मैग्मा बाहर आ रहा है या लावा बाहर आ रहा है, उसको वोल्केनिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो रिफ्ट सिस्टम ही तो है भैया, ओपनिंग ही रिफ्ट सिस्टम है, तो यही तो वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि और कहीं से मैग्मा बाहर आ जाएगा, और अगर कहीं और से मैग्मा बाहर आया तो उसको भी तो वोल्केनो बोलेंगे। आई मीन इट इज सिंपली द आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा, और रिफ्ट सिस्टम यहाँ है तो रिफ्ट सिस्टम से मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। यानी अब हम देखते हैं, देखो भैया हमने वॉल्केनोज को काफ़ी डिटेल में देख लिया, इवन अंडर वाटर वॉल्केनोज को देख लिया, अर्थक्वेक को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। तो हाँ, तो अब क्या देखना है कि पूरा वर्ल्ड में अर्थक्वेक्स ज़्यादातर कहाँ पे देखे जाते हैं, यानी कुछ वल्नरेबल एरियाज़ होंगे जहाँ पे अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ ना जनरली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और दूसरा है वॉल्केनोज, कि वॉल्केनोज कहाँ प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो वॉल्केनोज में तो मिड ओशनिक रिजेस की बात करते हैं, और अर्थक्वेक्स में जो माउंटेन रीजन्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। वॉल्केनोज में इन्होंने दिया है कि जो आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से एक लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल रन करेगी टू द कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन्स। ये कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन्स कुछ ऐसे हैं, है ना, ये कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन कुछ ऐसा है। तो मिड अटलांटिक ओशन आपका ये अटलांटिक ओशन है, तो इसके पैरेलल यानी ऐसे रन करेगी एक लाइन। उसके बाद उन्होंने बोला है इंडियन ओशन की तरफ जाते जाते ये लाइन स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा, एक लाइन चली जाएगी ईस्ट अफ्रीका के पास, और दूसरी लाइन ज्वाइन करेगी ऐसी लाइन को जो आ रही है यहाँ म्यांमार और न्यू गिनी से आके इधर ऐसे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। फिर से समझाती हूँ। अटलांटिक ओशन में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कोस्ट लाइन के पैरेलल एक लाइन रन करेगी जो स्प्लिट इंडियन ओशन में आते आते स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद एक ब्रांच यहाँ मूव करती है, दूसरी ब्रांच ऐसी ब्रांच से ज्वाइन होती है, ये दूसरी ब्रांच है, ऐसी ब्रांच से ज्वाइन होती है जो ब्रांच म्यांमार और न्यू गिनी से होके आती है। गॉट इट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया यही मिड ओशनिक रिजेस हैं। दिस लाइन कोइंसाइड्स विद मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। इसको आप देखोगे तो यहीं पे है। और मिड ओशनिक रिजेस में उन्होंने बोला है कि जो जनरली आपका जो अर्थक्वेक जोन होता है वो शैलो होता है। शैलो का मतलब है कि अर्थक्वेक का जो फोकस रहेगा, अर्थक्वेक आने का फोकस रहेगा वो शैलो यानी ज़्यादा डेप्थ पे प्रेजेंट नहीं होता है। जनरली 0 से 70 किलोमीटर्स के बीच में ही आपको फोकस मिल जाएगा अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक का फोकस मैंने अर्थक्वेक वाले चैप्टर में समझा दिया था। शैलो अर्थक्वेक जोन यानी जो फोकस है वो ज़्यादा डेप्थ में ना मिलके 0 to 70 किलोमीटर्स तक जनरली हमको मिल जाता है, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, शैलो अर्थक्वेक जोन का आपका का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो आपका हिमालयन सिस्टम है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। अब देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है की लाइन ये वोल्कानो की लाइन है और ये कोइंसाइड करती है किससे? मिड ओशनिक रिजेस से कोइंसाइड करती है। अब बात करते हैं एल्पाइन बेल्ट की,
जो ये आपको एल्पाइन बेल्ट, इधर एल्प्स देखने को मिलेंगे और इधर आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। और दूसरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे भूकंप हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भूकंप हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में और भैया आपके एल्पाइन हिमालयन बेल्ट पे। अब देखो ये दो चीज़ें कोइंसाइड इसलिए करी हैं, वोल्केनो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ नथिंग बट अ बेल्ट ऑफ वोल्केनो। इसको आप जूम करके देखो तो ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन में ऐसे वोल्केनोज प्रेजेंट हैं, एक रिंग काइंड या हॉर्स शू जो होती है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज प्रेजेंट हैं और वो वोल्केनोज क्या करते हैं भैया, इरप्शन करते रहते हैं, ठीक है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। अब वोल्केनोज भी हैं और यहाँ पे भूकंप भी आते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमें कई बार अर्थ का शेक होना भी हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ वाई जो आपका साइज्मिक लाइन है और जो वोल्केनिक लाइन है वो कई बार कोइंसाइड करती है, बिकॉज वोल्केनिक एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन साइज्मिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आपको दोनों मैप समझ में आ गए और एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट समझ में आ गया। अब आपको इसको याद करना है कि कैसे दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल टू द कोस्ट लाइन इन मिड अटलांटिक ओशन, मूविंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन, स्प्लिटिंग, one branch moving towards East Africa, another meeting the branch which is coming from Myanmar and New Guinea, ठीक है। Then we were studying about Alpine Himalayan range and Pacific Ring of Fire. So यहाँ पे वर्ल्ड का वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन रीजन्स में जो हमने मैप में देखे। अब भैया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में जो थ्योरी दी थी कि सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, वो दी थी हेस नाम के साइंटिस्ट ने। हेस नाम के साइंटिस्ट ने ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, पर इससे पहले कुछ स्टडीज़ हुई थी जिन स्टडीज़ को ऑब्जर्व करके हेस एक कंक्लूजन पे आए कि सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। और वो स्टडीज़ कौन सी थी वो हम अब देखते हैं। पहले तो भैया पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ हुई थी। अब पेलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पेलियो मतलब पुराना, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आपको पता है कि अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, हमको पता है, हमने पढ़ा होता है जनरली छोटी क्लासेस में कि नॉर्थ एंड साउथ पोल ये मैग्नेट के होते हैं। तो ये क्या करता है, मतलब पेलियोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, या पेलियोमैग्नेटिज्म क्या कहता है कि जैसे लावा इरप्ट हो रहा है, ठीक है, इधर इस डायग्राम में देखो मैग्मा बाहर आ रहा है और ये अभी एकदम से बाहर आके तो सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, इस सॉलिडिफाई होने में टाइम ले रहा है। इसके अंदर मैग्मा के अंदर कुछ टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। उनमें से एक टाइप का मिनरल होता है जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट। अब ये मैग्नेटाइट मिनरल क्या करता है, अपने आप को, जैसे कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, आज जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटाइट मिनरल उसी वे में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, अलाइन कर लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन्होंने मैग्नेटाइट मिनरल्स ने अपने आप को उसी वे में अलाइन कर लिया। टाइम के साथ ये जो लावा है ये और सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सालों साल तक, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल में ही पूरा, मतलब ये, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल में आगे समझाऊंगी ये मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी के लिए समझो अपने आप को अलाइन कर लिया, सॉलिडिफाई हो गया और ये यहीं पे लॉक हो गया, यहीं पे लॉक हो गया। अब जैसे ह्यूमंस है, 200 मिलियन बाद साल क्या होगा या 100 मिलियन साल बाद क्या होगा, ह्यूमंस इसको एनालाइज करेंगे और इसको एनालाइज करके हमको क्या पता लगेगा कि 100 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता रहता है।
मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना देखो क्या होता है, एक तो यार पता नहीं ये तीसरे दिन क्या अपडेट ला देते हैं ये सॉफ्टवेयर वाले, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इससे। एनीवेज देखो, ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये इसका जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, जोग्राफिक साउथ पोल है। जोग्राफिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिक साउथ पोल कभी चेंज नहीं होता। कभी देखा है कि नॉर्थ पोल इधर शिफ्ट हो गया हो या नॉर्थ पोल इधर शिफ्ट हो गया हो? नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की तरह रहता है और साउथ पोल हमेशा साउथ पोल की जगह ही रहता है जोग्राफिक। पर जब हम मैग्नेटिक की बात करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अर्थ की होती हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो आपको यहाँ तक फील होगा, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो यहाँ तक फील होगा। अब आप चुंबक को देखो, चुंबक के पास आप अगर छोटे छोटे आयरन नेल्स लाते हो तो उसका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब आप उसको पास लाओगे आयरन नेल्स को, वो तभी अट्रैक्ट होंगे उससे, चुंबक से। ऐसा तो नहीं 2 किलोमीटर दूर से भी वो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेट का, कि आपको अगर इस दायरे में लाओगे तभी वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अर्थ का भी ऐसे ही मैग्नेट, ये उस दायरे को अगर आप ड्रॉ कर दो, सिंपली दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिंप्लीफाइड वे। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसकी होती है? अर्थ की भी होती है। अब ये जो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये चेंज होता रहता है विद टाइम ऑन एज फार एज अर्थ इज कंसर्न। तो मान लो 100 मिलियन साल पहले ये पोल्स कुछ ऐसे थे कि नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, और उस मिनरल में क्या है? मैग्नेटाइट है, और वो मैग्नेटाइट अपने आप को ऐसे ही अरेंज कर लेगा, ऐसे ही अरेंज कर लेगा जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आज। मान लो हम 100 मिलियन साल पहले चले गए और आज ही लावा या मैग्मा जो है वो इरप्ट हुआ है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, तो आज जो लावा होगा वो अपने आप को ऐसे ही अलाइन कर लेगा। और 50 मिलियन साल के बाद क्या होता है? वो ऐसे हो जाता है कुछ। मान लो नॉर्थ पोल इधर आ गया मैग्नेटिक का, और साउथ पोल ये अर्थ के मैग्नेटिक पोल यहाँ पे आ गया। तो ये पीछे वाला जो 50 मिलियन साल पहले हमने अभी जिसको जमा कराया था, तो वो ऐसे ही रह गया, और आज यानी 50 मिलियन साल बाद हम आ गए हैं, तो आज जो लावा इरप्ट होगा वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, ठीक है, और रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट एक्ट्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे चेंज होता है और ऐसे वो इनमें लॉक हो जाता है। अब देखो, यहाँ से मैग्मा इरप्ट हो रहा है, ठीक है, ये आज इरप्ट हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि अब इरप्शन बंद हो गया, और इरप्शन होता है, और यहाँ पे जैसे और इरप्शन होगा तो और लावा जमा होगा, और ये जो है ये दूर जाते जाते हैं, ये इधर ये आपको स्ट्राइप्स दिख रही हैं, ये दूर जाते जाएंगे, ठीक है, ये दूर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, दिस इज ओशन, ये ओशन की बात हो रही है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये पूरा क्या है? ये ओशन है, और यहाँ पे किनारों पे आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये कॉन्टिनेंट्स है और ये ओशन के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैग्मा लावा बाहर आया, सॉलिडिफाई हुआ। अब टाइम के साथ क्या हुआ? और इरप्शंस होंगे, तो और इरप्शंस होंगे तो यहाँ पे इरप्शन हो, यहाँ भी इरप्शन हुआ, और ये ब्लू वाला आप देखोगे तो दूर चला गया है ना, दूर चला गया इधर, ये इधर चला गया, और यहाँ पे जो है नया मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो गया है। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हो। और जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं, अब देखो ये कॉन्टिनेंट है, ये 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन 2 कॉन्टिनेंट्स से हम यहाँ मूव करें, हम ओशन में गए और हमने ये जो पहला हमको ये मैग्नेटाइट का स्ट्रिप मिला, मैग्नेटिक स्ट्रिप मिला, ये हमने एनालाइज किया, ये हमने एनालाइज किया और देखा ये वाला जो स्ट्रिप है ये इस वाले स्ट्रिप के सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर पाए गए हैं तो इसका मतलब है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि इरप्शन होना शुरू हुआ है, और ये ब्राउन वाला स्ट्रिप यहाँ है फर्स्ट पे, ब्राउन वाला स्ट्रिप हो सकता है ना यहाँ हो फर्स्ट पे, क्योंकि ये देखो ये ब्लू वाला जो स्ट्रिप है ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, और नया इरप्शन हो रहा है। तो कभी ये हुआ होगा कि ये वाला इरप्ट हुआ है, ये वाला इरप्ट हुआ है। तो जब ये वाला इरप्ट हुआ होगा, ये इधर ब्राउन वाले स्ट्रिप्स इरप्ट हुए होंगे, तो इनके कॉन्टिनेंट्स के बीच का डिस्टेंस कम रहा होगा, ये दोनों पास रहे होंगे।
ये ओशनिक रिजेस ही तो दूर धकेल रही हैं कॉन्टिनेंट्स को। ध्यान से देखो, ये ओशनिक रिज से जो इरप्शन बाहर आ रहा है, इसकी वजह से ही तो कॉन्टिनेंट्स दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम हैं, तो कभी ये कॉन्टिनेंट्स पास में रहे होंगे। तो क्या ये पेलियोमैग्नेटिज्म से हमने ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है इसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया ना। तो यहाँ लिखा है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो दूर वाले कॉन्टिनेंट्स हैं और ये स्टिल मैच करते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों कभी काफ़ी क्लोज थे और कनेक्टेड भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका ड्रिफ्ट थ्योरी का एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये पेलियोमैग्नेटिज्म को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, इसको एक बार पढ़ लेना, यू विल गेट, आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जो मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर है, यानी ओशन फ्लोर को हमने मैप किया और पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज से हमको पता लगा कि जो ओशनिक रीजन्स हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें रिवील हुई। और वो कौन सी चीज़ें रिवील हुई? पहली तो वो चीज़ है कि जो मिड ओशनिक रीजन्स हैं उनके अराउंड जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में लावा वहाँ से बाहर आता रहता है। यानी कि जो मिड ओशनिक रीजेस हैं वो एक एक्टिव टाइप ऑफ वोल्केनो है, वो कॉन्टीन्यूसली इरप्ट करते रहते हैं और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा अपने से बाहर निकालते हैं। रॉक्स विच आर इक्विडिस्टेंट ऑन साइड ऑफ क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रीजेस शो सिमिलैरिटीज। देखो ये मिड ओशनिक रीजेस का क्रेस्ट है, इससे इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस चले हम, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस चले, तो यहाँ का जो रॉक रहेगा और यहाँ का जो रॉक रहेगा वो दोनों सिमिलर रहेगा। सिमिलर इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कैसे ये दोनों इक्विडिस्टेंट रॉक्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि वो सेम टाइम पे कुछ फॉर्म हुए होंगे एंड उनका केमिकल कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम रहा होगा। एक बार फिर से ना इसको एक एग्जाम इस वाले डायग्राम से देखते हैं। तो अब की बार ये पिंक वाला देखते हैं। यहाँ क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट किसका? आपका मिड ओशनिक रिज का टॉप मोस्ट पॉइंट या क्रेस्ट होगा। इस क्रेस्ट से इक्वी डिस्टेंट, यानी यहाँ भी हम 50 किलोमीटर चले, यहाँ भी 50 किलोमीटर चले, हम यहाँ खड़े हैं फिलहाल, इधर से 50 किलोमीटर एक को भेज दिया और इधर से 50 किलोमीटर दूसरे साइंटिस्ट को भेज दिया। यहाँ पे जो आपका रॉक मिलेगा, यहाँ पे जो रॉक मिलेगा यहाँ भी पिंक वाला मिलेगा, यानी कि ये दोनों पिंक वाले सिमिलर होंगे इन टर्म्स ऑफ इनका केमिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी उस टाइम पे जो अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इनमें लॉक्ड है। और एक और चीज़ थी, क्या था? हाँ, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, और ये दोनों सेम पीरियड में बने हैं। अब जैसे ये ब्लू वाले हैं, अभी इरप्शन हो रहा है और ये मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई या लावा बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि सेम टाइम पे तो हो रहा है। अब जब आप एक वोल्केनो देखोगे तो वो उसमें क्या इरप्शन होता है? आधा लावा इधर गिर जाता है, आधा लावा इधर गिर जाता है, ऐसे ही तो इरप्शन होता है। तो इस क्रेस्ट से जब लावा बाहर आएगा तो आधा इधर गिर जाएगा, आधा इधर गिर जाएगा। तो इसी वजह से दे आर इक्विडिस्टेंट और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और आपका पीरियड ऑफ फॉर्मेशन यानी सेम, इनकी एज सेम रहेगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। और जो मिड ओशनिक रिजेस से के पास में जो रॉक्स होती हैं उनका पोलैरिटी नॉर्मल होता है। पोलैरिटी नॉर्मल होना इन द सेंस दैट उस टाइम पे, यानी कि फॉर एग्जांपल नाउ द मैग्मा इज इरप्टेड, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज एंड यहाँ पे मैग्मा जो लावा जो है वो इरप्ट हुआ है एंड इट इज़ नॉट सॉलिडिफाइड येट। क्रेस्ट के पास जो लावा है दैट इज़ नॉट सॉलिडिफाइड येट एंड उसका पोलैरिटी नॉर्मल होने का मतलब है दैट right now the magnetic property, the magnetic behavior of earth, this is the crest and here you have recently erupted lava, it is not yet properly solidified। तो प्रेजेंट टाइम पे जो अर्थ का पोल होगा, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा,
वही पोल, इस नए वाले लावा जो है वो अपना अर्थ के प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को अलाइन कर रहा होगा। दैट इज़ मीनिंग ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी, यानी आज के पोलैरिटी से मैच करता होगा आज का इरप्ट हुआ लावा, ठीक है, ऑफ मिड ओशनिक रिजेस। तो जो मिड ओशनिक रिज के पास, मिड ओशनिक रिज के पास जो लावा होगा उसकी नॉर्मल पोलैरिटी होगी। नॉर्मल पोलैरिटी क्यों होगी भैया, वो आज ही तो इरप्ट हुआ है और आज जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी से तो अलाइन करेगा। तो नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब, नॉर्मल पोलैरिटी का लिटरल मीनिंग क्या है, अर्थ का जो आज का मैग्नेटिक बिहेवियर है उससे सिमिलर उसका बिहेवियर होगा आज के लावा का। इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो ये है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज से मैग्मा या लावा इरप्ट होता है और ये इरप्ट होकर मिड ओशनिक रिज के पास ही जमा होगा, ठीक है, मिड ओशनिक रिज के पास ही जमा होगा। और आपको पता है इसमें मैग्नेटाइट मिनरल्स हैं। मैग्नेटाइट मिनरल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं विद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका नॉर्मल पोलैरिटी ही होगा। नॉर्मल पोलैरिटी किस लिए होगा, क्योंकि अभी जमा नहीं हुआ है, अभी पूरा जम नहीं गया है, और जो आज का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने आप को उस टाइप से अलाइन कर रहा होगा। इस लाइन का सिंपली यही मीनिंग है कि मिड ओशनिक रिज के पास वाला जो लावा होगा वो उसकी नॉर्मल पोलैरिटी होगी और वो यंगेस्ट होगा, क्योंकि अभी इरप्ट हुआ है तो यंगेस्ट तो होगा ही। और एज ऑफ रॉक इंक्रीज करेगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। जो क्रेस्ट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ से लावा बाहर आ रहा है, उससे जैसे जैसे हम दूर मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, ये क्रेस्ट है, यहाँ पे क्रेस्ट से जैसे जैसे हम दूर मूव करेंगे तो ये वाला यंगर रॉक है, ये वाला उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, और ये वाला जो है वो सबसे पुराना है। तो जैसे आप क्रेस्ट से दूर जाते जाओगे, रॉक क्या है, सिंपली मैग्मा लावा बाहर आके रॉक ही तो बना रहा है, तो रॉक का जो एज है वो इंक्रीज होता जाएगा एज यू मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय दैट लाइन। देखो ये ब्लू वाला है, अभी नया बना है, टाइम के साथ क्या होगा और इरप्शंस होते जाएंगे, तो ये ब्लू वाला भी तो पुराना हो गया, अब नया वाला ये इधर ब्राउन है, और फिर उससे पुराना कौन है, ये येलो वाला है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी ओशन फ्लोर में, वो क्या था कि जो ओशन का क्रस्ट है वो इट इज़ मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स, और जो आपका एज ऑफ रॉक है इन ओशन दैट इज़ नॉट मोर ओल्ड देन 200 मिलियन ईयर्स से पुरानी रॉक्स हमारे ओशंस में प्रेजेंट ही नहीं है। 200 मिलियन साल से पुरानी रॉक हमारे ओशन में प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि हमने देखा कि जो कॉन्टिनेंट की एज है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो हैं वो 3200 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। और जो ओशन के सेडिमेंट्स हैं वो काफ़ी थिन सेडिमेंट्स हैं। हालांकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा ओशन पे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आपका जो ओशन का फ्लोर है और जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है उनकी सेम एज है। पर जैसे हमने स्टडीज़ की, हमको पता लगा कि ओशन का जो फ्लोर है वो काफ़ी नया है और उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट है वो 200 मिलियन साल से ज़्यादा पुराने नहीं है। फिर आप देखोगे जो डीप ट्रेंचेस हैं या डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेस। डीप ट्रेंचेस के पास जो भूकंप आते हैं, उनकी डेप्थ, उनकी फोकस की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। ये भी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि डीप ट्रेंचेस के अराउंड जो भूकंप आएंगे उनका फोकस काफ़ी गहरा होगा, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हमको देखने को मिलेगा। हालांकि जो आपका फोकस ऑफ क्वेक, जो जिस टाइप का अर्थक्वेक आपको मिड ओशनिक रीजेस के अराउंड देखने को मिलेगा, उसका फोकस काफ़ी शैलो होता है, 70 किलोमीटर तक आपको जनरली फोकस मिल जाता है, ठीक है। अब बात आते हैं हेस पे। तो जैसे ये साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं और हेस इनको देखे जा रहे हैं कि अच्छा ऐसा कुछ मिल रहा है, अच्छा ऐसा आज ऐसा हुआ है, अच्छा आज ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो इन सब चीज़ों को, सब डॉक्यूमेंट्स को हेस लेके बैठे और उन्होंने ये एनालाइज किया
कि भैया ये देखो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखो दोनों की, रॉक्स की दोनों साइड्स, और ये मिड ओशनिक रिजेस को देखो। तो उन्होंने बोला कि जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है। ये देखो भैया, इस डायग्राम में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, सी का फ्लोर इसमें इतना है, और इरप्शंस होने के बाद देखो सी का फ्लोर क्या स्प्रेड नहीं किया, स्प्रेड किया ना, तो सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, ये प्रपोज किया आपके हेस ने। ठीक है यार, प्लीज़ देखो, दे डू न्यू थिंग्स एवरी अदर डे इन एवरी अपडेट, एंड दिस इरिटेट्स मी। ओके, सो हेस ने आर्ग्यू किया कि जो आपके कॉन्टीन्यूस इरप्शंस हैं जो क्रेस्ट में हो रहे हैं ऑफ ओशनिक रिजेस, इसकी वजह से ओशनिक क्रस्ट में रप्चर हो जाता है। रप्चर यानी वो ब्रेक हो जाती है। देखो रप्चर कैसे हो रहा है भैया, देखो मैं तुमको वो अपना वीडियो फिर से दिखाती हूँ, ये वाला देखो, ये ओशन का क्रस्ट है, ओशन के क्रस्ट में रप्चर है, फ्रैक्चर है, तभी तो लावा बाहर आ रहा है। तो हेस ने यही तो बोला कि ओशन के फ्लोर में रप्चर है भैया, और उस रप्चर से क्या हो रहा है, न्यू लावा इज वेजिंग आउट, सॉरी न्यू लावा इज कमिंग आउट, वेजेस इनटू इट, एंड दिस न्यू लावा पुशेस ओशन क्रस्ट ऑन ईदर साइड। और ये क्या कर रहा है, अपने दोनों हाथों से ओशन की क्रस्ट को धकेले जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इतना तो उन्होंने सोच लिया। फिर उन्होंने सोचा कि भैया अगर ओशन का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, मान लो अगर ये इधर स्प्रेड हो रहा है, तो किसी चीज़ को तो ये धकेल रहा है, आगे जाके यहाँ भी तो कुछ प्रेजेंट होगा, तो उस पे ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन जा रहा, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन जा रहा अगर सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। तो इन्होंने मिड ओशनिक रिज से थोड़ा सा दूर मूव करना शुरू किया। ये इधर चल के देखा और इधर चल के देखा, मान लो इधर तक ओशनिक प्लेट प्रेजेंट है और ये यहाँ पे आ गए, देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं कॉन्टिनेंट का क्रस्ट ऐसा तो नहीं हो जा रहा है, यहाँ पे माउंटेन्स तो नहीं बन जा रहे हैं। तो देखा यहाँ पे माउंटेन्स नहीं बन रहे, ओशन के किनारे पे माउंटेन्स थोड़ी होते हैं। फिर इन्होंने देखा भैया अरे ये तो ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट हो रही है, इधर से मिड ओशनिक रिज जो है वो इस ओशन की प्लेट को ऐसे स्प्रेड कर रहा है, ऐसे स्प्रेड कर रहा है, और आगे जाके किनारे पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट आ जा रही है और ये ओशन की प्लेट नीचे सबडक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो हेस ने यही बोला कि when ओशन का क्रस्ट स्प्रेड्स इट डज नॉट कॉज श्रिंकिंग ऑफ अदर, दूसरे को तो श्रिंक नहीं कर रहा, तो जो ओशन का क्रस्ट है वो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। इधर जब आप चलोगे तो नीचे ऐसे सबडक्ट हो जाता है, इधर ये आपका क्या है, इधर आपका है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये इधर मिड ओशनिक रिज है, और यहाँ से लावा जो आउटपोर किया जा रहा है, और आउटपोर होने की वजह से सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। और यहाँ हमने आके देखा कि भैया यहाँ तो ऐसा नहीं है, माउंटेन रेंजेस की भरमार लगी हुई है क्योंकि दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो नहीं, नीचे यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ओशन का फ्लोर इट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस एंड एट द at the crest and sinks down at the oceanic trenches, and here at the trench it gets consumed, as simple as that. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। आई होप that I did justice to this part, especially this part, क्योंकि it was quite challenging for me to explain this. And please give me your feedback, how, if you understood it or not, and you are very free to ask your doubts in comment section. I'll make sure that I reply to all of them. Okay everyone, thank you for watching.